हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं लाया हूँ 10th सीबीएसई के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चैप्टर वैसे बहुत ही आसान है। यहाँ पर बेसिकली रिसोर्स कौन से टाइप के होते हैं वो चीज डिस्कस करी गई है, और रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है वो दिया हुआ है। लैंड और सॉइल रिसोर्स के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। अगर आपने मतलब कई सब्जेक्ट में हम ये देखते हैं रिसोर्स का मतलब क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी चीज जो हमारे वांट्स को, हमारे नीड्स को पूरा करती है और जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, दे आर कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट दैट ह्यूमंस वैल्यू एंड इज केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। यानी क्या, ह्यूमंस के वैल्यू की चीज और जो हमारे नीड्स को पूरा करे, ऐसी चीजों को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, फॉरेस्ट है, फॉसिल फ्यूल है ना, इवन ह्यूमंस आर आल्सो अ रिसोर्स। ओके, इसके बाद रिसोर्स के बारे में अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर बताई गई है कि हम जो है नॉर्मली रिसोर्स किसको कहेंगे, तो यहाँ पर उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो बताया गया। पहला, इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या? अब जैसे मान लो कि हम मिनरल्स को रिसोर्स कहते हैं, तो मिनरल्स या जो भी गोल्ड, ये सब चीजें हमको माइन से ही मिलती हैं। तो अगर हमको पता है कि हाँ, इस जमीन के नीचे यहाँ पर अगर मान लो कि कोई एक बहुत ही खास टाइप का मेटल प्रेजेंट है और बहुत ही इकोनॉमिकली वो अच्छा हो सकता है, पर अब इसमें कुछ मतलब काफी चीजें हो सकती है। जैसे पहला पॉइंट ये दिया हो ना, इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब कि अगर हम उसको निकालना चाहते हैं तो क्या हमारे पास उतना फंड्स अवेलेबल है, और दूसरी बात ये कि अगर हम उसको निकालें और जितना खर्च करके हम निकालें उसके बाद भी हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये होता है। दूसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि मान लो कि वो मेटल जो है इस जगह से हम निकालने वाले, लेकिन यहाँ पर कोई मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च कुछ ऐसा बना हुआ है, वो उसके नीचे हमको यहाँ पर खुदाई करनी पड़ेगी, तो क्या समाज इसकी हमको परमिशन देने वाला है? ऑब्वियसली वो कल्चरली फिजिबल नहीं या एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और तीसरा है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब कि वो चीज निकालने के लिए मान लो कि वो बहुत ही गहराई पे है, इतना गहरा कि भाई हम नॉर्मली ऐसे कोई मशीन से उसको हम निकाल नहीं पाएंगे, तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं हुआ। मान लो एकदम अर्थ की कोर में, तो क्या करोगे? ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना जरूरी है, यानी उसको निकालने की हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स दिया हुआ है। रिसोर्स जो है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। पहला है बायोटिक, अभी ओरिजिन के हिसाब से। ठीक है, पहला जो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स किसको कहते हैं? बायो यानी क्या? लिविंग, तो यानी कि जो भी लिविंग मैटर एज अ रिसोर्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये बायोटिक रिसोर्स में आए। एबायोटिक में क्या आएगा? जो नॉन लिविंग है, जैसे कि विंड, सनलाइट, ये सब चीजें एबायोटिक में आएंगी। दूसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज एग्जॉस्टेबिलिटी, मतलब वो खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, या शॉर्ट टर्म जो है जल्दी से कौन सा अवेलेबल हो सकता है, तो उस हिसाब से रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल की हम बात करें तो विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब चीजें क्या हमको हमेशा अवेलेबल रहती हैं, दे आर रिन्यूएबल। एंड नॉन रिन्यूएबल की अगर हम बात करें तो उसमें आता है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, एक बार जला दिया खत्म, उसको बनने में करोड़ों साल लग जाएंगे, है ना। करोड़ों साल मतलब हजारों तो हो गई ना, तो वो नॉन रिन्यूएबल माना जाएगा। ओके, ओनरशिप के हिसाब से इंडिविजुअल रिसोर्स हो सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्स में जैसे मेरे पास कोई गाड़ी है तो वो मेरा खुद का रिसोर्स है, अगर मेरा खुद का घर है तो वो मेरा रिसोर्स इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। सही है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिटी ओन रिसोर्स की, तो कम्युनिटी ओन रिसोर्स में जैसे मान लो कि हमारे बगल में कोई गार्डन है या कोई प्लेग्राउंड है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आएंगी। देन आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स में क्या क्या चीजें आएंगी भाई, जैसे मान लो कोई हाईवे है ना, नेशन के पास रेलवे स्टेशन, ट्रैक्स, रेलवे की जमीन, ये सब चीजें क्या है, नेशनल रिसोर्स। इवन हमारे जो लैंड बॉर्डर के सामने, मतलब जो हमारा
ओशनिक बॉर्डर्स होता है, बाउंड्रीज होता है, उसके बाहर भी ओशन में भी हमारा कुछ हद तक हक होता है। कितना? अबाउट 19.2 किलोमीटर तक, यानी हमारे जो हमारा कोस्ट लाइन है वहां से ओशन का 19.2 किलोमीटर तक हमारे नेशन का ही रिसोर्स, और वो नेशनल रिसोर्स के अंदर ही आता है किसी भी देश का। ठीक है, उसका जो ओशनिक बाउंड्री है वहां पे ओशन के अंदर 19.2 किलोमीटर के दूरी तक उस नेशन का हक होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिसोर्स की, तो इंटरनेशनल रिसोर्स में ऐसे रिसोर्स आते हैं जो किसी भी देश के इंडिविजुअल नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हम ओशन की ही बात कर रहे हैं, तो ओशन में 200 किलोमीटर के आगे, ठीक है, 19.2 तो हमने बोला यहां पर नेशनल हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपने कोस्ट लाइन से 200 किलोमीटर आगे अगर हम ओशन की बात करें, मतलब बियॉन्ड दैट 200 किलोमीटर, तो वो किसका होगा? 200 किलोमीटर के बाद वाली चीज हमारी नहीं है। पर हाँ, अगर समझो यूनाइटेड नेशन ये सब चीजों के परमिशन से और सभी कंट्रीज के अगर बात हो तो उस हिसाब से मतलब रिसोर्स ऑब्टेन किया जा सकता है, पर वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं और फिर 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें वो किसका होगा? तो वो मोस्टली मतलब कि अगर मतलब थोड़े बहुत परमिशन से वो उस देश का मतलब ऑब्टेन किया जा सकता है, पर नॉर्मली वो वैसे जो 20 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर का जो रेडियस है या जो स्पेस है वो आसानी से वो वाला पार्ट नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स यानी कौन सा रिसोर्स जो किसी जगह पर अवेलेबल है पर उसको अभी हम मतलब उसको यूज नहीं किया जा रहा। जैसे कि राजस्थान में बहुत सारा सोलार एनर्जी अवेलेबल मतलब है, वहां पर काफी उसको यूज किया जा सकता है पर नहीं किया जा रहा। गुजरात में विंड एनर्जी है, यूज नहीं किया जा रहा। आपके टेक्स्ट बुक में सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके, अगर हम बात करें डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हम ऑलरेडी जिसका हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और जिसको हम यूज भी कर रहे हैं एट प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स यूज करके हम चीजों को मतलब उसको यूज कर रहे हैं, उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, तो दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स। इसके बाद स्टॉक रिसोर्स में किसको कहा जाता है? स्टॉक में किसको कहा जाता है? जैसे कि मान लो हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन, मतलब वाटर में से हम हाइड्रोजन ऑब्टेन करके और उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, तो वो स्टॉक रिसोर्स के अंदर आएगा। रिजर्व्स के अंदर क्या होता है? रिजर्व्स वो रिसोर्सेस होते हैं जो जिसको हमको ऑब्टेन मतलब निकालने के सारे टेक्निक्स पता है। ठीक है, निकालने का सारा टेक्निक्स पता है, लेकिन उसको हम अभी यूज नहीं कर रहे, उसको हम रिजर्व रख रहे हैं फ्यूचर के लिए। और स्टॉक और रिजर्व में यही फर्क है कि जो स्टॉक वाला है वो अभी उसके पास वो चीज निकालने की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं हुई। जैसे कि हमने बोला हाइड्रोजन स्टॉक रिसोर्स में आएगा, वाटर के अंदर का हाइड्रोजन, पर वो निकालने की उसको अलग करने की टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं हुई है, तो इसलिए हमने उसको स्टॉक में रखा है। इसके बाद बात करते हैं हम रिसोर्स के डेवलपमेंट और प्लानिंग की। ठीक है, तो यहां पर रिसोर्स जो है काफी बुरी तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं। हम अपने नीड्स को नहीं तो अपने ग्रीड्स को पूरा कर रहे हैं, अनइवनली उसको यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लिए ही खतरा बनता है। ठीक है, अब यहां पर 3 प्रॉब्लम्स जो है ऑलरेडी अराइज हो गई है इस वजह से। पहला, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। डिप्लीशन मतलब क्या? रिसोर्स की कमी होती जा रही है। अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की तो कमी हो रही है, एनर्जी क्राइसिस होता जा रहा है। ओके, दूसरा है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, है ना, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस चीज का, रिसोर्स का, जिस वजह से जो रिच हैं वो लोगों को रिसोर्स ज्यादा अवेलेबल हो पाता है, जो पुअरर्स हैं, कुछ कम्युनिटीज है जिनको ये चीज उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती। ओके, इसके बाद तीसरा जो डिफिकल्टी वो क्या है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ज्यादा पेट्रोल डीजल यूज करने से पोल्यूशन भी तो हो रहा है ना, तो यानी कि उससे रिसोर्स को ओवर यूज करने से पोल्यूशन, हमारा जो एनवायरमेंट है उसको भी नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर एंड वाले जो लाइन दी है वो भी आप देख सकते हो कि रिसोर्स अगर ठीक से मैनेज ना किया जाए तो उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी अफेक्ट होता है। ठीक है, अब कौन से 3 स्टेप्स यहाँ बताए हैं जिससे कि नॉर्मली हम प्लानिंग और मैनेजमेंट रिसोर्स का कर सकते हैं।
पहला क्या है, अब मैं इसको रीड करता हूं, उसके बाद में आपको इसका मतलब शॉर्ट में बता दूंगा। आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रिसोर्सेज विच इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स। तो यानी कि रिसोर्स कौन सा अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेना कि कितना कितना अवेलेबल है और हमारे कितने काम आ सकता है, ठीक है। इससे मतलब प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर एस्टिमेशन ले लेना जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसका, ठीक है। तो मैनेजमेंट में पहला काम यही आता है कि भाई पहले देख तो लो कितना रिसोर्स है तुम्हारे पास, ठीक है। और दूसरा यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो यानी कि रिसोर्स अब जो सब कुछ हमने प्लान कर लिया, हमारे पास हमको रिकॉर्ड पता चल गया कितने रिसोर्स हैं अवेलेबल। अब दूसरा काम क्या बचता है कि हमको प्रॉपर टेक्नोलॉजी, है ना, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कैसे करें कि उस रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। और तीसरा जो है कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान, कि भाई देखो रिसोर्स ऐसी चीज है जो हम यूज करें और उससे पूरे देश का डेवलपमेंट हो, तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सिर्फ एक कंपनी के लिए या फिर सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए अगर वो फायदेमंद हो तो सही नहीं है, पूरे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन सभी का मतलब एक ही है कि हमको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्स को इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो हमारे फ्यूचर के भी काम आए और उससे हमारा जो करंट जो प्रेजेंट हमारा मतलब एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा रहे। मतलब एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो रिसोर्स मैनेजमेंट करी जाती है उसी को हम, वैसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट